हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है ओलिगोपोली एंड टॉपिक का नाम है कार्टेल एंड जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओलिगोपोली का डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्टल्स क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने पिछले कई दिनों पहले बनाई थी। कार्टल का मतलब होता है जब कंपनीज आपस में मिल जाती हैं और आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना लेती हैं, जिससे वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं, अपना रेट दे देती हैं। जैसे कई कंट्रीज में तो कार्टलाइजेशन बैन है, और जो एग्जांपल इसका बेस्ट आ जाता है वो ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपस में कार्टल बना के रखा है और उस हिसाब से कहती हैं कि हम इस रेट पे भाई क्रूड ऑयल बेचेंगे। तो अब इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आपने पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कार्टल्स एंड जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक अगर आपको आ जाता है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इफ अ कार्टल इज फॉर्म्ड, मैं थोड़ा जूम कर लूं इसको, with the object of joint profit maximization, that is to obtain monopoly solution to the price and output problem, it attempts to equalize the industry's marginal cost with the industry's marginal revenue. अगर कार्टल बन गया है और उसका मेन मकसद है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब जितने भी फर्म्स हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तो उसको जो मोनोपोली की कंडीशन है कि एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, वो सिचुएशंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। किस तरीके से, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, इंट्रोडक्शन है, फिर मैंने डायग्राम भी बनाया, फिर इसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया हुआ है, तो आप बने रहिए, नंबर वाइज देखिए, ठीक है। इफ वेरियस फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस कमोडिटी, तो पहली assumption क्या है कि भाई वेरियस फर्म्स है और होमोजीनियस कमोडिटी बना रही हैं। द इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, अगर सारी की सारी होमोजीनियस कमोडिटीज बना रही हैं तो इंडस्ट्री की डिमांड आसानी से निकाली जा सकती है, ऐसा ये मॉडल बोल रहा है। वंस दिस इज डन, द कॉरस्पॉन्डिंगली एमआर कर्व विल बी नोन। आपको पता है ना, इंडस्ट्री की जो डिमांड कर्व है, जो डिमांड कर्व होता है वही एआर कर्व होता है, तो एआर का पता लग गया तो हमें एमआर का भी पता लग जाएगा। समझिए बात। द इंडस्ट्रीज एमआर कर्व इज ड्राइव्ड हॉरिजॉन्टली, तो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व, जो मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा से बोलता हूँ, द इंडस्ट्रीज एमसी कर्व, एमआर कर्व नहीं एमसी कर्व, एमसी क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो इसको ड्राइव किया जा सकता है कैसे, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। जो इंडिविजुअल फर्म्स है, मान लो एक फर्म है उसकी ये है, दूसरी फर्म है उसकी मार्जिनल कॉस्ट ये है, दोनों को ऐड कर लें तो ये वाली बन गई। समझ की बात। तो दोनों मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके जो मार्जिनल कॉस्ट है कंबाइंड, वो भी निकाली जा सकती है। The profit maximizing output will be determined with the intersection of this curve with the industry's MR curve. अब आपको, अगर आप इस लेवल पे पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको MCMR के कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है कि जहां MC इज इक्वल टू MR होती है और MCMR को नीचे से काटती है या राइजिंग होती है, वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर ये AR कर्व है, ठीक है, और ये MR कर्व है, अब ध्यान से देखना, ये एक कॉस्ट कर्व है कंपनी की, ये दूसरी कॉस्ट कर्व है कंपनी की, इन दोनों की कॉस्ट कर्व को ऐड किया तो ये कंबाइंड कॉस्ट या सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट आ गया। तो ये जो एमसी कर्व है, ये एमआर कर्व होगी, ये एमसी कर्व होगी। एमसी एमआर को ई पॉइंट पे काटती है, ये ई पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जो टोटल मार्केट में मतलब बिकनी है, और ये किस प्राइस पे बिकेगी, इस प्राइस पे बिकेगी। समझ के बात। तो ये तो बड़ा आसान सा एक है टॉपिक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इसमें ये मार्जिनल कॉस्ट है एमसी। एमसी अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को यहाँ तक मिला दूं तो एमसी ये काट रही है ना, ये वाली पॉइंट पे, मैं थोड़ा छोटा पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाले पॉइंट पे काट रही है, तो एमसी मतलब पहली कंपनी इतना माल बनाएगी, और ये जो MC2 है, ये दूसरी कंपनी है, ये यहाँ पे काट रही है, तो दूसरी कंपनी इतना माल बनाएगी, तो दोनों कंपनियों का टोटल माल इतना होगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये माल पहली कंपनी बनाएगी, ये माल दूसरी कंपनी बनाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये माल टोटल मार्केट में बनेगा। तो इसी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल थ्योरी तो यही है, यही कहती है कि भाई जो लो कॉस्ट फर्म है, ये लो कॉस्ट फर्म है क्योंकि इसकी कॉस्ट नीचे से जा रही है, तो ये कंपनी जो है वो ज्यादा माल बनाएगी जो कि इतना है, और जो ये वाली कंपनी है इसकी कॉस्ट कब ऊपर है, ये वाली कंपनी कम माल बनाएगी। समझ की बात। इसी चीज को एक्सप्लेन करना है और इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। तो आपने पेपर में जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसी हिसाब से मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो मैं इसको कर लेता हूं। हाँ, it can be explained with the help of diagram. MC1 and MC2 are the marginal cost curves of two oligopolistic firms of the cartel. ये जो MC1 है MC2 है, ये दो marginal cost curves हैं जो भी कार्टेल के अंदर दो oligopolistic firms हैं। On taking the horizontal summation, मतलब अगर हम इन दोनों कर्व्स को ऐड ऑन करें, तो MC1 एंड MC2 को ऐड ऑन करें, वी गेट कंबाइंड MC, जो कि ये आ जाती है। समझ की बात।
कंबाइंड एमसी विच इंटरसेक्ट्स द इंडस्ट्रीज एमआर कर्व एट पॉइंट ई। तो ये जो इंडस्ट्री की एमआर कर्व है, एमसी कर्व इसको ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये वाला पॉइंट, समझ गए बात। तो इसके बाद हैंस द इंडस्ट्रीज इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो ओके आउटपुट हो जाएगी, एंड जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस होगा वो ओपी हो जाएगा, समझ गए बात। उसके बाद द प्रॉब्लम बिफोर द कार्टेल इज नाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल सेल्स ऑफ ओक्यू अमंग द मेंबर्स। तो अब इतना माल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका भी तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था। द कार्टेल मैनेजमेंट टैकल्स दिस प्रॉब्लम बाय एलोकेटिंग द प्रोडक्शन among the oligopolists equating the MC to MR। तो बेसिकली जो उनकी रिस्पेक्टिव MC होगी, ये जो MR है, इनके सामने जो भी उनकी MC कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी, उन्हीं के हिसाब से उनका माल बनवाया जाएगा। Thus फर्म 1 विल प्रोड्यूस OQ1, ये जो फर्म 1 है जिसका MC1 था वो OQ1 बनाएगा, ठीक है। और फर्म 2 जो है जिसका MC2 है वो OQ बनाएगा। यहाँ OQ2 था यार, ये रेगुलर रब हो के उड़ गया, ठीक है, तो मैं OQ2 लिख देता हूँ। अब इसके बाद देखें तो वही चीज लिखा है कि फर्म 2 जो है वो OQ2 बनाएगी। द टोटल आउटपुट जो है वो OK हो जाएगी। टोटल आउटपुट जो है OQ1 और OQ2 को मिला के बनी है। It is to be noted that the firm with lower cost is allowed to produce larger quantity by the cartel। कार्टेल ज्यादातर जिसकी कॉस्ट लो है उसको ज्यादा बनाने की परमिशन दे सकता है। However, it does not mean that firm will earn proportionately larger profit। इसका मतलब ये नहीं कि फर्म को ज्यादा प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट द क्राइटेरियन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल एजेंसी ऑफ द कार्टेल। कार्टेल जो है वो डिसाइड करेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी किसको कितनी होनी चाहिए। अब इसके थोड़े डीमेरिट भी डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकली कार्टेल शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन मैक्सिमाइजिंग जॉइंट प्रॉफिट्स थ्रू मोनोपोली सॉल्यूशन। वैसे तो इनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हाउएवर इन प्रैक्टिस देयर आर मेनी डिफिकल्टीज which cannot always be overcome by a cartel. As a result, industry's profits may not be maximized. Few problems are as under। अगर इसी हिसाब से चलें तो ज्यादातर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मगर कार्टल्स में भी कई डिफिकल्टीज हो जाती हैं जिस वजह से उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाता। क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहली डिफिकल्टी मैंने बताई है, कार्टेल एग्रीमेंट आर नॉट इजी टू मेक ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन द साइज, कॉस्ट एंड मार्केट्स ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। कार्टेल एग्रीमेंट किस तरीके से बनाएंगे वो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म है उसकी जो हर एक ओलिगोपोलिस्टिक फर्म है उसकी जो साइज है अलग है, उसकी कॉस्टिंग जो है वो अलग है, उसकी जो मार्केट्स हैं वो अलग हैं, इंडिविजुअल फर्म्स की ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। व्हेन cartel negotiations start, each firm attempts to secure the maximum advantage from the cartel agreement। जब भी कार्टलाइजेशन होती है, जब कार्टेल एग्रीमेंट के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है, हर कोई कंपनी यही चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। As a result, cartel negotiations takes a lot of time, and by the time an agreement is reached, cost and market conditions get changed, rendering the rendering initially defined monopoly price irrelevant। Simple words में कि इसको कार्टेल एग्रीमेंट को बनाने में काफी टाइम लगता है और काफी नेगोशिएशंस होती हैं। इस नेगोशिएशन के दौरान अगर टाइम लग गया तो टाइम लगने की वजह से जो सिचुएशंस होती हैं, कॉस्ट की सिचुएशंस और प्राइस की सिचुएशंस मार्केट में डिफरेंट हो सकती हैं, तो मोनोपोली प्राइस इररेलेवेंट हो सकता है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, सेकेंडली, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कार्टेल देयर आर डिफिकल्टीज इन एस्टिमेशन ऑफ मार्केट डिमांड एंड देयर कैन बी मिस्टेक्स इन एस्टिमेटिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो। पूरा का पूरा ये जो मॉडल है ये बेस्ड है कि ये जो कॉस्ट है ये आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लोगे और मार्केट डिमांड एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लोगे। अगर इनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए तो भाई किस तरीके से करोगे। अब कॉस्ट यहाँ की बजाय यहाँ से निकल जाती तो डिफरेंट प्राइस एंड वो आ जाता, और अगर ये जो AR है वो ऐसे की बजाय ऐसे हो जाती तो फिर इसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी असर डालती है ना, क्योंकि AR चेंज होगा तो MR भी चेंज हो जाएगा। तो उस चीज को थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। As far as market demand is concerned, generally its elasticity is underestimated। जो इलास्टिसिटी है, ये जो डिमांड कर्व है, क्या पता इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए तो इसकी स्लोप नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए, उसी के हिसाब से MR कर्व की स्लोप चेंज हो जाएगी। Such mistakes in the estimation of market demand does not allow correct derivation of marginal revenue curve, which leads to a price which is very much different from the monopoly price। तो अगर AR को मतलब डिमांड कर्व को अच्छी तरह से डिटरमिन नहीं करेंगे तो MR कर्व तो उल्ट पुल्ट आएगी, जिसकी वजह से प्राइस और क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाएंगी। However, correct estimation of the market marginal cost curve is not possible due to
incomplete information about the marginal cost of individual firms at all levels of output. अब आप खुद सोचो, हर एक इंडिविजुअल फर्म दूसरी कंपनी को बताएगी मेरी कॉस्टिंग कम है ताकि उससे ज्यादा आउटपुट मिले, समझ गए बात? तो इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको भी अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर पा सकते इस सिचुएशन में. यूजुअली इंडिविजुअल फर्म्स डेलिबरेटली प्रोवाइड लो कॉस्ट फिगर्स टू द सेंट्रल एजेंसी since the allocation of output and of profit shares depends upon them. तो जिसकी कॉस्ट कम होगी एलोकेशन उसी को आउटपुट को ज्यादा मिलेगी, तो दोनों की दोनों अपनी कॉस्टिंग कम कर करके बताएंगी, तो दोनों की कॉस्टिंग को ऐड करके जो मार्जिनल कॉस्ट बनेगी सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट वो भी गलत मलत बनेगी. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इक्विलिब्रियम ऑफ द कार्टेल डिफर्स फ्रॉम मोनोपोली सोल्यूशन, कि उनका जो मोनोपोली एक्चुअल मोनोपोली सोल्यूशन है वो अलग आएगा और कार्टेल के जो प्राइजेस है वो अलग आएंगे. थर्डली, if an agreement about the price is reached, it is not revised immediately even when the market conditions have changed. अगर कोई एग्रीमेंट बन भी गया तो इतनी मुश्किल से तो एग्रीमेंट बना था, अब उसको एकदम से थोड़ा ना चेंज कर पाएंगे. This price stickiness is due to difficulties in cartel negotiations which usually takes a टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बेसिकली इस टाइप के जो कार्टल्स हैं उसमें एकदम से चेंज नहीं आता, प्राइस स्टिकीनेस रहती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो नेगोशिएशंस हुई थी. द कार्टल मेंबर्स हाउएवर एंजॉय फ्रीडम रिगार्डिंग द डिजाइन एंड सेलिंग एक्टिविटीज. बेसिकली कार्टल मेंबर्स को फ्रीडम होती है थोड़ी बहुत कि वो अपनी चीज का डिजाइन थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेलिंग एक्टिविटीज ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर माल उतना ही बनाएंगे जितना डिटरमिन किया है कार्टल ने. Therefore, each firm tries to expand its sales by better services and intensive एडवर्टाइजिंग. तो मशहूरियां करके और अपनी सर्विस को बेटर करके अपना सामान ज्यादा बेचने की कोशिश करती हैं. दिस अप्रोच लीड्स टू हायर कॉस्ट and thus on the one hand reduces monopoly profit and on the other hand weakens the cartel. तो अगर कंपनी को फ्रीडम दे दी अपना माल बेचने की तो वो मशहूरियां करेंगी और सर्विस बेटर करके अपनी कॉस्टिंग बढ़ाएंगी, तो कॉस्टिंग बढ़ाने की वजह से वो मोनोपोली प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे और कार्टेल को वीकनेस मिलेगी. एंड फाइनली, bluffing attitude of certain firms in the process of cartel formation, fear of government intervention if the monopoly price yields too high prices या too high profits. ठीक है, मैंने प्राइजेस बोल दिया था. fear of new firms entering into the industry and desire to have a good public image by charging. यहाँ changing नहीं आना चाहिए था, यहाँ चार्जिंग आना चाहिए था. रुको 2 मिनट. ठीक है, मैं यहाँ चार्जिंग करता हूँ. CHARGING, हाँ. by charging fair price and some other factors which prevent a cartel from which prevent a cartel from maximizing industry's profit. सिंपल वर्ड्स में जो एटीट्यूड है जो फर्म्स हैं उनका ब्लफिंग एटीट्यूड भी हो सकता है कि कार्टेल में कुछ दिखाएं और वैसे कुछ और करें. ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के डर के मारे कि गवर्नमेंट इंटरवीन ना कर दे, उस चक्कर में भी थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे कर दें या क्वांटिटी ऊपर नीचे कर दें. इस चक्कर में भी कि नई फर्म्स एंटर ना हो जाए मार्केट में, मोनोपोली प्राइस हाई रहता है, इस चक्कर में भी वो थोड़ा डर डर के कार्टेल के प्राइस को चार्ज करेंगे. इस चक्कर में भी कि पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी तो फेयर प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी. इन सारी चीज़ों की वजह से भी मोनोपोली प्राइस एंड मोनोपोली आउटपुट को चार्ज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कार्टल्स के लिए. तो कार्टेल का जो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल था ये वाला एक सिचुएशन तक तो एप्लीकेबल होता है, मगर ये हर सिचुएशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता. तो इस टॉपिक के बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा वो टॉपिक होगा कार्टेल एंड मार्केट शेयरिंग. इस पे मैं काम कर ही रहा था, कोई आ गया तो इस वजह से ये मैं नहीं कर पाया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.